वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब वक्त हो चला है आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं हेमंत सिद्दीकी, CEO वाइस इन्वेस्ट, जो दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे, लाइव उनके सवालों के जवाब देंगे। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ असम से महबूल साहब भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, क्या हाल चाल जी? महबूल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मैम, आवाज आ रही है। हेलो, कैसा है हाँ, मैम? कहीं बाहर हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कहीं बाहर हैं? नहीं, बाहर नहीं है, अभी घर पे हो। बताइए, कारखाना में है ना, बहुत अच्छा, आदमी है, थोड़ा आवाज आ रहा है। समझ गई समझ गई। आपका सवाल मेरे पास है और आपने अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना रखा है। मैं सभी फंड्स का नाम नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी समय मेरा निकल जाएगा। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसमें 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 50 लाख। 20 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। आपकी उम्र 28 साल की है, तो मुबारकबाद। आपने इतने कम उम्र में अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच लिया है। मुझे बस आपसे एक ही सवाल पूछना है, जो इतने सारे फंड्स आपने इकट्ठा किए हैं, मुख्य तौर पे इसमें SBI का है, SBI मैग्नम है, SBI कॉन्ट्रा, SBI स्मॉल कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है, HDFC का भी स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया का आपके पास मल्टी कैप है, SIP भी कर रहे हैं। इन फंड्स में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। शायद फ़ोन लाइन पर मेरे साथ अभी है नहीं महबूल, जब जुड़ें तो मैं पूछना चाहूँगी कि इनको रेकमेंड किसी ने किए हैं क्या ये फ़ंड्स? जब जुड़ेंगे तब बात करते हैं। बताइए तब तक हेमंत सर, इनके फ़ंड्स आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, बट क्या उम्र क्योंकि 28 साल की है, तो इस तरह का रिस्क क्या आप रेकमेंड करेंगे लेने का? नहीं कविता, आई थिंक बिल्कुल सही है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में अपना पोर्टफोलियो बनाया है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना लंबा आप अपने आप को समय देंगे, उतना ही आपका बड़ा कॉर्पस जो बन पाएगा। बट आई थिंक क्योंकि नए निवेशक हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, कुल मिला के 5500 की इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें पहली बात तो 6 फंड की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इनिशियली अगर आप अवॉइड करें स्मॉल कैप वगैरह को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपका पार्टिसिपेशन तीनों मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअली उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जब तक आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास से कंफर्टेबल नहीं हो। तो अगर पहले तो मैं इनके गोल की बात कर लूं, यहाँ पे 2 गोल्स हैं। इन्होंने कहा कि 15 साल में 50 लाख, 20 साल में 1 करोड़। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 5500, ऑब्वियसली वो एडिक्वेट नहीं है। अगर ये पूरा पैसा मैं 20 साल के जो गोल है उसके लिए अगर इसको एलोकेट करूं, तो करीब करीब 66 लाख का कॉर्पस बनेगा। 15 साल को देखें तो फिर 35 लाख का बनेगा। अगले 5 साल में मतलब वो जो पैसा जो ऑलमोस्ट डबल होता है। तो ऑब्वियसली गैप है इसके अंदर। तो अगर एक ही गोल इनको अचीव करना है तो इनको 3500 की एडिशनल SIP करनी होगी, यानी कुल मिला के 9000 एक गोल के लिए, चाहे वो 20 साल के लिए करे या फिर 15 साल के लिए करे, वो टारगेट पूरा होगा। अगर दोनों गोल्स उनको पूरे करने हैं तो कुल मिला के 18,000 की SIP करनी होगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि 6 फंड्स हैं, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंश्योर करना है कि तीनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर हो। तो मैं कहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनके अंदर 2 फंड हम लेके रखते हैं। उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 2000 पे इन्वेस्ट करें, SBI कॉन्ट्रा में 1500, और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे आप 2000 इन्वेस्ट करें। जो इन्होंने लमसम जो पैसा उनके अंदर है वो भी अकॉर्डिंगली इसके अंदर उनको एलोकेट करना पड़ेगा। बट ऑफकोर्स वो करने से पहले वो देख ले कि उसके में जो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है और एग्जिट लोड क्या है। वो दोनों एस्पेक्ट को देके ग्रेजुअली वो चाहे तो ये इस पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। और अगर आगे जाके इनको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ाना नहीं है, 3500 है, तो इन्हीं फंड्स के अंदर इसी परसेंटेज में आप एलोकेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाएं और पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की सलाह आपको दी जा रही है, वो भी करें और निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करें। आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसको आप वहीं रहने दें, ये सलाह भी दी जा रही है। राजेश मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं उदयपुर राजस्थान से। राजेश नमस्कार, क्या हाल चाल? बस ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। ओके, आपके पास 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं और 5 साल तक ही निवेश करना है या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन है? 5 साल हो या फिर उससे ज्यादा हो? 5 साल या उससे ज़्यादा हो? हाँ। ठीक है। आपने अपने लिए SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी सिलेक्ट किया हुआ है। निवेश शुरू तो नहीं किया इसमें कि कर चुके हैं? नहीं किया अभी तक। ओके, कोई और पोर्टफोलियो है आपका जिसमें मतलब कोई और फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, अगर आपने अपने लिए बना रखा होगा तो?
और तो क्या है कि एसआईपी कर रखी है, बस 5-7 एसआईपी कर रखी है। एसआईपी कहाँ, किस फंड में कर रखी है? ये एसबीआई में और ये मोतीलाल में और एचडीएफसी स्मॉल कैप में है इसमें। एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, एसबीआई का कौन सा है? वो भी स्मॉल कैप। एसबीआई का भी स्मॉल कैप है। और मोतीलाल जी का उनका मिडिल कैप है। कौन सा? मोतीलाल का मिडिल कैप, मिडिल। मिड कैप। हाँ, मिड कैप। तो आपने तो कहा 5 एसआईपी कर रखी है, तो इन्हीं फंड्स में है कि बाकी और 2 फंड्स भी हैं क्या? बाकी और भी है। आपने नाम नहीं दिया सर, हमारे पास वो राजेश- जानकारी है नहीं। राजेश कुमार। नहीं, फंड्स के नाम आपने नहीं दिए हैं, अपना नाम तो आपने दिया ही है मुझे। फंड्स के नाम बताइए सर, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है तो हो सकता है कि ये पैसे आप उसी में डाल दें ना। आपका जो नज़रिया है वो 5 साल या उससे ज़्यादा का है, तो और फंड क्यों आपको पोर्टफोलियो में जोड़ने हैं? ज़्यादा फंड होंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। वो क्यों नहीं है वो आपको आगे समझाएंगे। फंड के नाम बताइए। एसबीआई स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, और कौन सा है आपके पास? और ये इसका एसबीआई का ये मिड कैप में भी डाल रखे हैं। और मिड कैप एसबीआई का मिड कैप। हाँ, इसके अलावा? और ये मोतीलाल का ये स्मॉल कैप। बस कि और भी हैं? स्मॉल कैप दोनों में डाल रखे हैं, यूं है। हाँ, क्या? एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप और एसबीआई का स्मॉल कैप और मोतीलाल का स्मॉल कैप और ये मोतीलाल का मिड कैप। चलिए ठीक है, चलिए बताते हैं हम आपको। 2 लाख रुपए 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए आपको निवेश करने हैं तो कहाँ कर सकते हैं? हेमंत सर, कुछ और डिटेल्स आती हुई। पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स भर कर हैं, एक इनके पास 2 मिड कैप है इनके पास, और बाकी सारे स्मॉल कैप है। बताइए। कविता, बहुत सारे इश्यूज हैं थोड़े पोर्टफोलियो में। एक तो जैसा उन्होंने बताया, अभी 3 स्मॉल कैप फंड है उनके पास, मिड कैप फंड है इनके पास। तो ऑब्वियसली एक चीज तो बहुत क्लियर है कि राजेश ने जो है परफॉर्मेंस को चेज किया है। इन्होंने ये देखा है कि कहाँ पे कौन से फंड में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो जैसा हमने देखा है स्मॉल कैप फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वहां पे उन्होंने डाला है। और शायद इनको एसबीआई एज ए म्यूचुअल फंड लगता है, मुझे ज्यादा पसंद है, तो वो भी एक फैक्टर है जहाँ पे इन्होंने फंड्स को जो चुना है। तो ऑब्वियसली हम हमेशा कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आपका जो टाइम होराइजन है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि 5 साल है, 5 साल से ज्यादा है, पहले की जो इन्वेस्टमेंट है पता नहीं है उसका कितना टाइम होराइजन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ब्रॉडली मान लीजिए 7-8 साल का कम से कम टाइम होराइजन इनके पास है पोर्टफोलियो में, तो मैं चाहूंगा कि ये अपने पोर्टफोलियो को पूरा रिवैम्प करें। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको एक अलग तरीके से मत देखें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था शो में कि तीनों सेगमेंट में एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्रोपोर्शन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनके ऊपर इनको ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये बेसिकली ईएलएसएस फंड है, यहाँ पे 3 साल का लॉक इन है। और कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है क्योंकि लॉक इन है तो वहां पे, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो उनको लगता है कि क्योंकि लॉक इन है तो परफॉर्मेंस हमको बेहतर मिलेगी, जो बिल्कुल भी सही लॉजिक नहीं है। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो ईएलएसएस में इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। कोई कारण नहीं है कि अपना पैसा आप 3 साल के लिए लॉक इन करें। तो मैं चाहूंगा कि एक तो जैसा इनके पोर्टफोलियो में हम देखें, एक मल्टी कैप फंड मिसिंग है यहाँ पे, तो एक वो डेफिनेटली ले लें। जैसे मैंने पहले ही बात की, अगर कोटक मल्टी कैप चाहे तो वो एक फंड ले सकते हैं। और भी मल्टी कैप फंड्स हैं, एचएसबीसी मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एक मल्टी कैप फंड रखिए। और जो 3 जो फंड है, मुझे मालूम नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, लेकिन 3 फंड स्मॉल कैप में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक फंड रखना है तो मे बी एचडीएफसी स्मॉल कैप रख लीजिए। मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है वो हाई क्वालिटी फंड है, डेफिनेटली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है कुल मिला के 3-4 फंड रखें तो बिल्कुल सही रहेगा। एक मल्टी कैप, एक लार्ज एंड मिड में चाहूंगा डेफिनेटली रखें वो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड रख सकते हैं। और 2 फंड जो है, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, बस उससे ज्यादा मुझे लगता है इनको जरूरत है। थोड़ा ये सही समय है, अभी शायद उन्होंने शुरुआत ही की है इन्वेस्टमेंट की, तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ठीक कर लीजिए। और अगर हो सके तो किसी गोल से इसको आप अलाइन कीजिए, ताकि वॉलेटिलिटी जब भी हो तो आपको उसको टैकल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपका फोकस जो आपके गोल के ऊपर रहेगा, ना कि मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर। राजेश, आपको सलाह समझ में आई है क्या? कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं, आ गई।
ओके, ऑल द बेस्ट। दिनेश का सवाल लेंगे, यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा हुआ है और 12 साल में इनको बनना है करोड़पति। फंड्स के नामों में मेरा एसेट का लार्ज कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, जेएम फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है। बताइएगा, इसमें ये एसआईपी कर रहे हैं हेमंत सर और 22,000 तक की इनकी ये एसआईपी है फ़िलहाल। 7.5 लाख का ये कॉर्पस अभी इकट्ठा कर चुके हैं और पोर्टफोलियो एलोकेशन में कोई बदलाव या और निवेश में इजाफा जो कि आप शायद इनको रेकमेंड करना चाहें। जी, पहले इनकी टारगेट की बात करते हैं कविता। तो 22,000 की एसआईपी है, 7.5 लाख आई थिंक का जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है। 12 साल अगर ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो 1 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 12% की एनुअलाइज्ड रिटर्न इनको मिलेगी। तो आई थिंक जहां तक कॉर्पस क्रिएट करने का सवाल है, जो टारगेट अचीव करने का सवाल है, वो डेफिनेटली होगा, प्रोवाइडेड ये अनइंटरप्टेडली अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करे रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। तो ये एक डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। ब्रॉडली मैं कहूंगा इनके फंड्स अच्छे हैं। एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो सकती है। यहाँ पे इनके पास एक वेरी लार्ज कैप है और एक कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है। तो मुझे लगता है इन दोनों में 1,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर फंड, वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो इनके पास एक बहुत ही हाई क्वालिटी मल्टी कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। मुझे लगता है ये 2,000 की एसआईपी वहां पे रोके अगर उसमें ऐड कर दे तो एलोकेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन होगी और कहीं ना कहीं वो द लॉन्गर टर्म उनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा साबित होगा। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि ये यूट्यूब पर थे तो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है तो और ज़्यादा सवाल हम इनसे पूछ नहीं सकते। फेसबुक से एसके फारूकी साहब का मैं सवाल लेना चाहती हूँ और इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपए हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए और इनको बाद में एसडब्ल्यूपी भी करनी है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि रिटायरमेंट के लिए किस तरह से पहले तो निवेश करें और उसके बाद ये एसडब्ल्यूपी की प्रक्रिया का फ़ायदा उठाएं। तो फ़ोन लाइन पर अगर हमारे साथ होते तो और भी बेहतर होता, लेकिन बताइएगा 40 लाख रुपए अगर इनका रिटायरमेंट का एक लमसम अमाउंट है तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे। हेमंत सर, क्या कहेंगे आप? आई थिंक सबसे पहले कविता मैं कहना चाहूंगा कि एसडब्ल्यूपी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अगर आप अपने लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो और साथ में ये भी चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी ग्रोथ आपको मिलती रहे। क्योंकि म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इनमें लिक्विडिटी काफी अच्छी, स्पेशली अगर हम ओपन एंडेड फंड्स की बात करें, और तीनों सेगमेंट में और डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके जो है म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। तो आई थिंक अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो आई थिंक उन्होंने जो क्वेश्चन भेजा है कविता, आप चेक कर लीजिए, शायद उन्होंने कहा है कि वो शरिया कंप्लायंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो लिमिटेड चॉइसेस हैं वहां पे। हम इंडस्ट्री में करंटली अभी 3 जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है कि वो एक्चुअली शरिया म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। उनको सलाह दें उससे पहले इस तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़रा समझ लें, बाकी दर्शकों और निवेशकों को शायद जानकारी ना हो इसके बारे में। हेमंत सर, हाँ जी, बेसिकली ये जो शरिया कंप्लायंट जो फंड होते हैं, ये बेसिकली कुछ सेक्टर्स और कुछ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं ताकि वो शरिया कंप्लायंट हो। तो इसमें हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस हैं। 2 है एक्टिवली मैनेज फंड में, एक टाटा का एथिकल फंड और एक टॉरस म्यूचुअल फंड का एथिकल फंड है, और एक पैसिव स्पेस में एक निपॉन इंडिया निफ्टी 50 शरिया का ETF है। तो ये 3 फंड्स हैं जहां पे अगर आप शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इनको एसडब्ल्यूपी करना है तो ऑब्वियसली ETF में एसडब्ल्यूपी करना मुश्किल है। फंड्स में आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं अगर वो वहां पे थोड़ा सा ये कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अगर वो नॉन शरिया कंप्लायंट फंड में अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनका एसेट एलोकेशन अलग हो सकता है, वो एक हाइब्रिड और इक्विटी का मिक्स देख सकते हैं। बट अगर वो कंपल्शन है कि शरिया कंप्लायंट नहीं करना है तो फिर ऑब्वियसली उनको इक्विटी फंड में जाना होगा, क्योंकि फिर वहां पे आप डेट फंड भी और हाइब्रिड फंड भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक मेजर इशू है कि उनको वाकई में अगर पूरा पैसा वहीं पे लगाना तो फिर जैसे मैंने कहा लिमिटेड ऑप्शंस हैं जहां पे वो इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि प्योर इक्विटी फंड्स हैं तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर भी थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अगर वो उसको लंबे समय तक रख पाए और अगर अपनी जो विड्रॉल है वो करीब 5 या 6% रखते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है तो भी लॉन्ग टर्म में आई थिंक उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी।
और राइट, तो फारूकी साहब के लिए ये सलाह आती हुई और मेरे साथ आज का जो हमारा सवाल जवाब का सेशन है हेमंत सर, वो आज ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। एक